हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज हम अपना सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये आपके लिए न्यू वर्ड तो है नहीं। ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लेके जरूर आए हो। अब बेसिकली इस लेसन के अंदर देखो, डेमोक्रेसी के बारे में तो हमें समझना ही है, वो भी वेरियस कंट्रीज के एग्जाम्पल से, जिसमें आप खुद ही ये आइडिया लगा लोगे क्या उन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है व्हाई डेमोक्रेसी। देखिए, एक वर्ड जुड़ा है व्हाई, WH फैमिली का, है ना। हर एक चीज में क्यों का सवाल जरूर आता है। आप अपनी क्लास 9 पढ़ रहे हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या इससे आपका बेनिफिट होगा। बारिश हो रही है, क्यों हो रही है, या कोई गवर्नमेंट रूल बना रही है, क्यों बना रही है। तो ये जो वाई वाली चीज है ना, वो हर जगह इंप्लीमेंट हो ही जाती है और इसके पीछे के रीजन आप जानते ही हो। अब सिंपली हमें डेमोक्रेसी क्यों है उसके बारे में भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी आखिरकार क्या है। और इसे समझने के लिए आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि आज की इस क्लास में बच्चों आपको सिंपल एग्जांपल के साथ मैं बताने वाला हूं डेमोक्रेसी के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि आखिरकार डेमोक्रेसी होती क्या है। तो सिंपली डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जो कि है डेमोक्रेटिया। अब इसमें डेमोक्रेटिया का क्या मतलब है, तो डेमोक्रेटिया के अंदर जो डेमोस है उसका मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया मतलब होता है रूल। बड़ा सिंपल सा है, ये आप ऐसे ही जनरली अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्टेड। अब देखिए, डेमोक्रेसी को समझने के लिए ना थोड़ा बहुत आपको पास्ट में जाना ही पड़ेगा। वो कैसे? आज का जो समय है उसे हम मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक कहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, वो भी एक मॉडर्न वर्ड ही है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि किंग और उसका रूल हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, और जो डायनेस्टी चलती थी ना, वो वन फैमिली की ही सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। सिर्फ एशियन कंट्री के अंदर नहीं, बल्कि अगर आप यूरोप को देख लोगे वहां पर भी ऐसा था, अफ्रीका के अंदर वहां भी ऐसा था। ये जो जैसे जैसे मॉडर्न एरा बढ़ता चले गया ना, तो लोगों के बीच में आप कह सकते हो जैसे फ्रेटर्निटी हो गया, जैसे इक्वालिटी हो गया, जैसे लिबर्टी हो गया, ये चीजों का लोगों को पता लगने लगा, तो लोग डिमांड करने लगे। और जब ये सारी चीजें कंट्री के अंदर स्टैब्लिश होने लगी, तो उन्हें लगा कि जिस एरा के अंदर, जिस रूल के अंदर हम रह रहे थे वो ठीक नहीं है। हमें तो इक्वालिटी चाहिए हर एक वर्क के अंदर, हमें लिबर्टी चाहिए, हमारे पास कोई बैठे ना रहे, हम किसी के अंडर वर्क ना करें, बल्कि हमारी भी अपनी कोई आजादी है। ये सारी जब चीजें कंट्रीज के अंदर स्टैब्लिश होना शुरू हुई, तो आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी का भी वैसे ही आना शुरू हो गया। अब यहां पे फ्री एंड फेयर तरीके से, यानी कि कोई डायनेस्टी नहीं चलेगी, जो एलिजिबल होगा, जिसमें एबिलिटी होगी, वही रूल करेगा। तो इसीलिए बच्चों, ये जो एक तरीके से डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोग ही एक तरीके से अपने रूलर्स को चुनेंगे। कोई डायनेस्टी बेस पर नहीं आएगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं। अगर उसमें एबिलिटी है तो लोग उसे चुनेंगे और वो रूल कर सकता है, और रूल भी वो लिमिटेशन के साथ कर सकता है। ये नहीं कि उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी एक बार वो जीत गया, नहीं, वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि लोगों के द्वारा चुना गया है ना। और सबसे अच्छी बात डेमोक्रेसी की यही होती है कि यहाँ पे लोग ही जो होते हैं वही मेन रूलर होते हैं, बस वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं। तो ये तो हो डेमोक्रेसी के बारे में। अब यहां पर एक मैं आपको फेमस लीडर के बारे में बताता हूं। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अमेरिका के, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। इनकी जो डेफिनेशन है, अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में डेफिनेशन याद नहीं रहती, तो सिंपली आप इनका नाम लेके इनकी डेफिनेशन जो दी गई थी ना, उसे याद रख सकते हो। ये ना सिर्फ आपके स्कूल लेवल तक, बल्कि स्कूल लेवल से आगे भी आपके काम ही आएगी। उन्होंने क्या बोला था डेमोक्रेसी के बारे में? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो आसान भाषा में अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं कि ये जो शासन है ना, वो जनता का ही शासन है, जनता के द्वारा बनाया गया ही शासन है, और सबसे अच्छी बात है कि जनता ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माने जाती है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बस आप इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, आगे से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया बच्चों डेमोक्रेसी के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कुछ
वेरियस कंट्रीज के एग्जांपल्स पता करने होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की क्या खास खास चीजें हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। तो वो इस तरीके से है। सबसे पहला क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो रूलर्स होते हैं ना वो इलेक्टेड होते हैं किन के थ्रू, पीपल्स के थ्रू। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी है कि देखिए डेमोक्रेसी के अंदर हमें एक ये देखने को मिलता है कि यहां पे कोई डायनेस्टिक रूल नहीं चलता, बल्कि लोग अपने एबिलिटी के बेसिस पे आते हैं। तो इसलिए यहां पे कॉम्पिटिटिव इलेक्शन तो होता है और वो फ्री एंड फेयर कंडीशन में होता है। ऐसा नहीं है कि आप करप्ट तरीके से, मैनिपुलेटिव तरीके से, माल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपना इलेक्शन जीत जाओ और आप एक तरीके से रूलर्स बन जाओ। नहीं, यहाँ पे फ्री एंड फेयर और कॉम्पिटिटिव तरीके का होगा, जिसमें एबिलिटी होगी, लोग जिसे पसंद करेंगे उसे ही चुनेंगे। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इंडिया के अंदर 1951-52 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था और आज 2024 चल रहा है। तो अब तक हमारे देश में 17 टाइम लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो 75 ईयर से ज्यादा का टाइम हो चुका है, जिसमें 60 to 70 ईयर तक कांग्रेस ने रूल किया। अब ये थोड़ी कि कोई अदर पार्टी रूल ही नहीं कर पाई, जैसे 2014 से 2029 और अभी 2024 तक बीजेपी का रूल चल रहा है। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कर सकती है या फिर अपनी पावर शो कर सकती है कि वो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग उसे क्यों इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तीसरी चीज डेमोक्रेसी के अंदर हमें यह देखने को मिलती है, आप इसे कंपेयर भी कर सकते हो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि यहां पे ना रूल ऑफ लॉ होता है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये रूल ऑफ लॉ है क्या। देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 और उसके अंदर आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर रूल ऑफ लॉ की ही बात की जाती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून के नजर में हर एक व्यक्ति जो है ना वो समान होगा, किसी को ऐसा नहीं होगा कि पहले जस्टिस दिया जाएगा किसी को बाद में, या किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसकी कास्ट को लेके, उसके रिलीजन को लेके, उसकी लैंग्वेज को लेके, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, या फिर उसके जेंडर को लेकर। नहीं, कानून की नजर में हर एक पर्सन जो है वो इक्वल माना जाएगा और जस्टिस उसी के बेसिस पर दिया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है। और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि वहां पे देखो डेमोक्रेसी तो होती नहीं है, डिक्टेटरशिप होता है। और एक डिक्टेटरशिप आप ये भी समझ लीजिएगा कि हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप का होता है। कहीं पे मिलिट्री रूल करती है, आपने देखा होगा, कहीं पे किंग का रूल होता है, कहीं पे किसी एक पार्टी का रूल होता है। तो अलग अलग टाइप की ना ये डिक्टेटरशिप है, इसके अंदर आप मोनार्की को भी ऐड कर सकते हो। तो रूल ऑफ लॉ में तो इक्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप इंडिया का एग्जांपल सबसे बेस्ट ले सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया जो देश की एकमात्र जुडिशरी है, और हाई कोर्ट जो अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये किसी गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करती, ना ही इनके जजेस किसी लीडर के अंडर में वर्क करते, बल्कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं और एक तरीके से सारी चीजों को एविडेंस के बेसिस पे अपने वर्डिक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। सबसे खास बात है कि वो वहां के रूल यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम इसी के अंडर में ही आता है। तो ये सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां तक तो होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं बच्चों कंट्रीज के एग्जाम्पल से, और खुद आइडिया लगा लेना क्या इन कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी एक तरीके से सेटल दिखती है या फिर नहीं। उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर बच्चों फीचर्स है जिन्हें आप लाइन बाय लाइन रीड आउट कर सकते हो, जो एनसीईआरटी के थ्रू दिए गए हैं कि ईच अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू, कि हर एक इंसान को एक वोट दिया जाता है और उसके एक वोट की जो वैल्यू होती है वो एक ही मानी जाती है। द इलेक्टेड रूलर टेक डिसीजन विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। मैंने आपको बताया था ना कि कोई अगर लीडर चुन लिया गया, जीत गया, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर आ जाएगी, नहीं, उसके पास लिमिट में ही पावर रहेगी, जिसे उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू ही चलना पड़ेगा, यहां तक कि रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी सिटीजन के राइट्स की। द राइट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे देश में हमें देखने को भी मिलता है। तो ये तो फीचर्स थे जो कि रिटर्न में है। अब हम बात कर
लेते हैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब वो कैसे हैं देखिएगा। इन पाकिस्तान, तो सबसे पहली कंट्री कौन सी आई है? पाकिस्तान। ये कम से कम 8 से 9 कंट्री है, एक एक करके आपको सबके बारे में बताया गया। पहले बात पाकिस्तान की आई है, तो पाकिस्तान में आप ये पर्सन को देख लीजिएगा, इनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री के पर्सन है, लीडर है, ठीक है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन October 1999 and overthrew democratically elected government and become president of country। तो 1999 की बात है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि मिलिट्री के कॉप थे, वो लीड कर रहे थे 1999 में। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की थी वो वैसे, तो उन्होंने क्या किया कि उस गवर्नमेंट को एक तरीके से ओवरथ्रू कर दिया, यानी कि वहां से हटा दिया, और जो रूल ला दिया वो अपना ला दिया, और वो खुद उस कंट्री के क्या बन गए? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। और आप जानते हो आर्मी के पास कितनी पावर होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इन 2002 अब आगे क्या होता है, एक तरीके से इन्होंने डेमोक्रेसी को साइड करके डिक्टेटर ला दिया, और डिक्टेटर कौन सी टाइप की? मिलिट्री टाइप की, है ना। 2002 में क्या होता है, ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन अ कंट्री। अब 2002 में वो एक रेफरेंडम लेके आते हैं अपने देश में, विच वाज बेस्ड, जो कि बेस्ड होता है माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। जो कि माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड होता है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि उनको एक्सटेंशन मिल जाती है 5 ईयर तक की, यानी कि वो अपना जो टाइम पीरियड है ना कि वो प्रेसिडेंट बना रहे, वो 5 साल तक के लिए और ज्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे डिक्टेटर है और उनका पूरा रूल चल रहा है, वो 5 साल क्या 6 साल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये आफ्टर पासिंग लो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू, विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। अब देश के अंदर जो भी नेशनल असेंबली थी या फिर कोई भी प्रोविंशियल, जिसे हम स्टेट कहते हैं, असेंबली थी, उसे क्या कर दिया जाता है? डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशन एंड प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन जो चुनाव होते हैं ना फिर भी होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले से, कि आपको कंफ्यूजन आगे क्रिएट ना हो। हमेशा से हमें ये देखने को मिला है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, या आप कह सकते हो जहां पे डिक्टेटरशिप है, इलेक्शन वहां पर भी हेल्ड होते हैं। चाइना के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, जो कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और इंडिया यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, बेल्जियम वहां पर भी इलेक्शन होता है, यूएसए वहां पर भी इलेक्शन होते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों में इलेक्शन होते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान में भी क्या था, डिक्टेटरशिप आ गई थी, लेकिन इलेक्शन हेल्ड हो रहा था। ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से किस प्रकार से अलग थे उसे समझ लीजिएगा। इन दिस केस पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सम पावर। तो इलेक्शन हो भी रहे और वहां पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास पावर भी है, कुछ ही पावर है, ज्यादा तो नहीं है, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ, सो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। लेकिन बताया गया कि जो फाइनल पावर है ना वो किसके साथ है? मिलिट्री ऑफिसर के साथ है, और खुद परवेज मुशर्रफ, यानी कि जो डिसीजन होंगे ना वो एक तरीके से इस तरीके से लिए जाएंगे। ये जो ऊपर वाला हैंड है ना, इनकी परमिशन के बिना कोई भी इलेक्टेड जो मेंबर है वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो इनके अंडर में काम कर रहा है। तो हम इस कंडीशन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही? देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो किसके साथ रिलाई करता है? उन लोगों के साथ जो कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और ये इलेक्टेड मेंबर क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें खुद जनता ने चुना होता है, बस सिंपली ये चीज होती है डेमोक्रेसी में, तभी तो हम रूल कर रहे हैं। अब सवाल है कि यहां पर यह भी आ सकता है कि आखिरकार लोग क्यों इलेक्ट करते हैं लोगों को। देखिए, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। मान लीजिएगा कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे जो है, मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि यार मेरे को ना ये एक खाली प्लेस मिला है, इस खाली प्लेस के अंदर मुझे कुछ चीजों को ना डेवलप करना है, तो वो क्या चीज हो सकती है? तो देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे ना पार्क बना दिया जाए खेलने के लिए, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर यहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए, और कुछ का रहता है कि नहीं सर एक और स्कूल बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि लोगों के ना अपने अपने क्या है, ओपिनियन है।
कुछ बच्चों की मान लो कि यहाँ पे प्लेग्राउंड बना दिया जाए तो वो बच्चे नाराज हो जाएंगे जो कि डिमांड कर रहे थे कि स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। अगर हॉस्पिटल बना दो तो हमेशा से आप इस चीज को समझेगा कि लोगों के बीच में ओपिनियंस को लेके ना कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहता ही है। और ऐसे में क्या होता है कि जब कोई इन्हीं में से कोई एक इलेक्टेड मेंबर चुन के आता है तो वो उनको लीडरशिप प्रोवाइड कराता है, और ऐसे में जो लीडरशिप होती है वो क्या करता है, सभी लोगों की चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सही है मेजॉरिटी के साथ जाके उसका फाइनल डिसीजन लेता है कि वहां पे क्या बनना चाहिए। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने में से ही अपने मेंबर्स को चुनते हैं जो उन्हीं के ऊपर रूल करता है, उन्हीं की नीड्स को ध्यान में रखते हो सो कि अब आप इन चीजों के बारे में तो अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये पाकिस्तान का केस था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मैंने आपको बताया था ना कि डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। वो तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होते हैं, लेकिन यहां पे अलग बात है। अब आपको यहां पे कंट्री का एग्जांपल दिया गया, आप खुद आइडेंटिफाई कर लीजिएगा क्या यहां पे फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट हो भी रहे हैं या फिर नहीं। तो यहां पे बात हुई है अब चाइना की। अब आप जानते हो कि चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहां पे डिक्टेटरशिप है, एक ही पार्टी का जो काफी लंबे टाइम से एग्जिस्ट है वहां पे, जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। In China, election are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called National People's Congress। अब चाइना के अंदर उसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आप ये याद रख लेना NPC। जैसे इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसे हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, ठीक उसी तरह चाइना के अंदर जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है सिटिंग ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। अब यहां पर भी एक तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो भी हर 5 सालों के बाद में। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, मैंने आपको बताया था ना कि देखो डिक्टेटर कंट्री में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। वो कैसा है कि जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो कैंडिडेट को जरूरत होती है, अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां पर एक ही सिंगल कॉमन पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है उसे सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा इस पार्टी से। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो भी सरकार बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है। तो देखो ये हो गया कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके अंदर जो है लोग चुने जा रहे हैं। तो ये सारा जो काम है, यानी कि फाइनल जो डिसीजन है वो किसके अंडर में काम कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, क्योंकि कोई अदर पार्टी नहीं है ना। ये एक मेन रीजन है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हो रहे, नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी रूल कर रही है और उसी के अंडर लोग जो है एक तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, और फाइनल डिसीजन वो खुद नहीं ले सकते क्योंकि इनसे ऊपर भी एक मेन पावर है जो कि खुद वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। दूसरा केस देखिएगा, देखो ये कंट्री है मैक्सिको। अब मैक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी मानी जाती है, लेकिन जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस की जा रही है ना वो थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रही है। वो कैसे, एग्जांपल से समझिएगा। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 से जब से इनको आजादी मिली है, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो जब से इन्हें आजादी मिली 1930 से, तो मैक्सिको के अंदर हर 6 साल के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं जिसमें वो अपना एक राष्ट्रपति चुनते हैं। बट अंटिल 2000 से लेकर एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। साल 2000 से क्या हो रहा है वहां पे कि एक सिंगल पार्टी है जिसका नाम PRI है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। वो क्या है, बार बार इलेक्शन को जीतते जा रही है। अब वो बार बार जीत रही है तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसा है। स्टार्टिंग के तो भैया 25 से 30 साल तो कांग्रेस ही बार बार जीत रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से। वो कैसे, उसे समझिएगा। ऑपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, डिड कंटेस्ट इलेक्शन, माफ कीजिएगा, कि ऑपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं बट वो हार जाती है, बट नेवर मैनेज टू विन, क्योंकि वो कभी भी जीत नहीं पाती है। PRI was known to use many dirty tricks to win election। क्यों? क्योंकि वहां की जो PRI पार्टी है ना वो काफी ज्यादा dirty tricks का यूज करती है इलेक्शन के टाइम पे, ताकि वो ऑपोजिशन पार्टी को कभी जीतने ही ना दे। सवाल आपके माइंड में आएगा, सर ये कौन सी dirty tricks का यूज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बार बार PRI पार्टी जीत रही है? तो उसे समझ लीजिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि वो कौन कौन सी dirty tricks है। सबसे पहले देखिए, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जब PRI की मीटिंग होगी ना उसके अंदर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है, PRI की। एम्प्लॉयड वर्क किसके अंडर कर रहा है, उसी गवर्नमेंट के अंडर। अगर वो गवर्नमेंट की मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, उनका प्रमोशन नहीं करेगा, तो हो सकता है उसकी जॉब भी जा सकती है, और कौन ऐसा चाहेगा, है ना। इसके अलावा टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल
यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। अब जब टीचर पेरेंट्स से बोलेगा, स्टूडेंट्स के मम्मी पापा से, कि आपको वोट करना PRI को, क्यों करना है, तो भाई पेरेंट्स को मानना ही पड़ेगा क्योंकि उनके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है टीचर्स के थ्रू, टीचर्स को फ्रंट लाइन पे रखा जा रहा है। अब ये जो टीचर है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट किसकी है वहां पे, PRI की है। तो यानी कि मानना किसकी पड़ा, उन्हीं की मानने पड़ रही है। मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट प्ले, जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है। इंडिया के अंदर तो मीडिया वैसे ही इतनी खास बात है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज देम। मतलब मीडिया क्या है कि ऑपोजिशन पार्टी की जो भी वो काम करते हैं उसको पूरी तरीके से इग्नोर करती है, सिवाय उनको क्रिटिसाइज करने के, क्योंकि जब कोई गलत करेगी तो क्रिटिसाइज सबसे पहले कर देगी मीडिया, लेकिन हमेशा से फेवर में रहती है किसके, जो रूलिंग पार्टी है, PRI, है ना। ऐसा कुछ हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है कभी कभार या ज्यादातर टाइम, कमेंट सेक्शन में बताना। समटाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट which made it difficult for people to cast their vote। क्या होता है कि पोलिंग बूथ क्या होते हैं, जहां पे इंसान अपना वोट डालता है। यानी कि जब आप 18+ हो जाओगे ना, तो जिस जगह पर ही पोलिंग बूथ, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, कोई भी, वहां पे आप जाओगे वोट डाल के आओगे। तो लास्ट टाइम पे क्या होता है कि पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे में जो लोग हैं वो वोट ही नहीं डाल पाते। जब वोट ही नहीं डाल पाते तो क्या होता है, उनका वोट खराब चले जाता है। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, जिसका प्रचार नहीं होता ना, उसका पता नहीं चल पाता कि यार ये कौन सा कैंडिडेट है। और जिस पार्टी के पास बहुत सारा पैसा होती है तो वो बहुत ज्यादा प्रमोशन करता है, प्रचार बहुत ज्यादा करता है, दिखाता है कि देखो ये। तो ऐसा ही PRI पार्टी भी कुछ करती है अपने कैंडिडेट्स के लिए, बड़े बड़े कैंपेन चलाती है, मीडिया में उनकी खबरें चलाती है, लोगों के मन में भर देती है कि यही कैंडिडेट, इसे जिताओ, इतनी उसकी इतनी सारी खूबियां निकाली जाती है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा जो होता है, गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन वो अपने काम में भी यूज कर लेती है। ये सारी जो डर्टी ट्रिक्स है वो एक तरीके से यूज करती है PRI पार्टी मैक्सिको के अंदर। इस वजह से वो 12 वहां पे इलेक्शन साल 2000 से जीतती आई है। तो क्या इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वहां पे फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड या फिर मैनिपुलेशन ट्रिक्स को यूज करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। क्योंकि डेमोक्रेसी किसकी ओर इशारा करती है, इलेक्शन होंगे तो फ्री एंड फेयर मैनर में होंगे, अपनी एबिलिटी के बेसिस पे कंटेस्ट किए जाएंगे। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। क्योंकि जो भी पार्टी रूलिंग में है उसके फेयर चांस होते हैं हारने के। ऐसा नहीं कि वो एक बार जम गई है तो हमेशा के लिए जम गई है। कांग्रेस भी थी इंडिया के अंदर बहुत टाइम तक रही, लेकिन वो आज भी तो हारती है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। कमियां हमेशा निकलते रहती है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करनी होती है हार, तभी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट माने जा सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों, ये था 2 कंट्री के एग्जांपल से आपको मैंने बताया है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना, और उसी के साथ था मैक्सिको। तो मेजरली हमने इनके बारे में बात करी, और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बच्चों हम बात करेंगे और अदर कंट्रीज के एग्जाम्पल से, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से प्रैक्टिस की जानी चाहिए और वो इन कंट्री में किस तरीके से हो रही है। होप सो ये पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो अपडेट कर दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में आप चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।